गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पाठ प्रथम का आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। बिहार के पटना तथा गया जनपद की भूमि में स्थित मगध प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण जनपद रहा है। बुद्ध काल में हम मगध को एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में पाते हैं। कालांतर में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता गया और एक प्रकार से हम देखते हैं मगध का इतिहास ही संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सबसे पहले हम उसके राजवंशों का अध्ययन करेंगे, बिंबिसार से नंदवंश तक। बिंबिसार से पूर्व हम मगध साम्राज्य पर भारतरथ वंश का शासन पाते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम भारतरथ वंश का शासन था। इसी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जरासंध था, जिसने ग्रीवरज को अपनी राजधानी बनाई। तत्पश्चात वहाँ पर प्रग्योत वंश का शासन स्थापित हुआ, जबकि बौद्ध ग्रंथों तथा लेखक भारतरथ वंश का कोई उल्लेख नहीं करते। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध साम्राज्य पर सबसे पहले हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन स्थापित रहा। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। बिंबिसार को ही हम हर्यक वंश का संस्थापक पाते हैं। हर्यक कुल के लोग नाग वंश की एक उपशाखा थे। डी.आर. भंडारकर का विचार है कि बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था, जो उस समय मगध में शासन करते थे। बिंबिसार द्वारा राजगद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। सर्वप्रथम उसने अपने समय के प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलन्ना के साथ विवाह किया। चेलन्ना के साथ विवाह कर उसने मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। दूसरा विवाह संबंध कौशल राज्य से स्थापित किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप दहेज में उसे 1 लाख रुपए की वार्षिक आय का काशी का प्रांत भी प्राप्त हुआ। विवाह तथा मैत्री संबंधों द्वारा उसने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। इसके पश्चात उसने अपना अगला विजय कार्य या विजय अभियान प्रारंभ किया। उसने अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार बिंबिसार ने एक साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। मगध साम्राज्य का बिंबिसार ऐसा पहला शासक था जिसने साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र तथा संरक्षक भी था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां भीषण यातनाओं के द्वारा उसे मार डाला गया। इस प्रकार हम देखते हैं बिंबिसार ने कूटनीति तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी अजातशत्रु ने राजगद्दी संभाली। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का पालन करने वाला शासक था। अजातशत्रु के समय कौशल तथा मगध के बीच संघर्ष स्थापित हुआ। अंततः अजातशत्रु के समय में काशी का प्रांत अंतिम रूप से
मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके पश्चात अजातशत्रु का वज्जी संघ से संघर्ष हुआ। वज्जियों के संभावित आक्रमण से उसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम पाटलीग्राम में उसने एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मगध पर अधिकार करने के पश्चात अजातशत्रु ने अपने राज्य में उदार धार्मिक नीति का पालन किया। उसने बौद्ध तथा जैन दोनों ही उसके राजदरबार में समान रूप से सम्मान पाते थे। उसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु के शासनकाल की ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में संकलित किया गया। इसके पश्चात अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन राजगद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना था। उसने राजगृह के स्थान पर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। इस प्रकार हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, का अंत हुआ और उसके बाद एक नया राजवंश मगध के साम्राज्य में उभर कर आया। वो अगला राजवंश था शिशुनाग वंश। इसका शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग था। शिशुनाग नाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक जा पहुंची थी। इस वजह से शिशुनाग का वत्स महाजनपद पर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। आर्थिक दृष्टि से भी अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इस प्रकार शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा था। गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो बाद में उसकी सबसे प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग का अगला उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग ने सर्वप्रथम संभवतः 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म में विभेद उत्पन्न हो गया तथा बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में बंट गया, स्थविरवाद तथा महासांघिकवाद। इन्हीं दोनों संप्रदायों के बाद में चलकर क्रमशः हीनयान और महायान की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार कालाशोक का शासनकाल द्वितीय बौद्ध संगीति के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद शिशुनाग वंश के पतन के पश्चात मगध साम्राज्य पर नंद वंश की उत्पत्ति हुई। नंद वंश का शासनकाल 344 से 324 से 23 ईसा पूर्व तक रहा। जिस व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत किया, बाद में उसी ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का संबंध निम्न वंश से संबंधित हम उसको पाते हैं। उसका नाम विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण उसे महापद्मनंद कहते हैं, जबकि महाबोधि वंश उसे उग्रसेन भी कहता है। भारतीय तथा विदेशी दोनों ही साक्ष्य नंदों की निम्न जाति उत्पत्ति का स्पष्ट संकेत करते हैं। महापद्मनंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में
सबसे शक्तिशाली राजा थे। उसकी विजयों के विषय में हमें पुराणों से विस्तृत जानकारी मिलती है। उसके पास अतुल संपत्ति तथा असंख्य सेना थी। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राठ की उपाधि भी ग्रहण की। नंद वंश के कुल 9 राजा हुए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। अगले वीडियो में हम मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।